हाँ डाउट बोलो, हैंड राइज कर लो। बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो अकेले टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। हाँ करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड। मोलिकुलर स्पीड की बात नहीं करा मैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर अगर फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन में से तो क्लोरीन भारी है, तो उसकी स्पीड कम नहीं हाँ होगी? नहीं, स्पीड है, स्पीड कम होगी वो ठीक है, तो फिर बट उसमें जो तो मास भी तो ज्यादा है ना क्लोरीन का, वो भी देखना फिर भारी है तो। काइनेटिक एनर्जी मास के हिसाब से देखे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास भी तो ज्यादा है ना क्लोरीन का, स्पीड कम होगी तो मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। देखो एक और चीज आपको बतानी थी, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताता है। एक मिनट बताओ, एक आइडियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? टीसी ऑफ आइडियल गैस, बताइए। एक आइडियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? अपना अपना आंसर है वो आप दे सकते हो मैसेज में। तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। एक आइडियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, मेरे को डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। देखो जो भी है अपने आंसर आपने दे दिए होंगे, ठीक है। देखो एक आइडियल गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वो 0 केल्विन होता है ना। जैसे समरजोत ने सही बोला था कि होता ही नहीं है, 0 केल्विन तो होता ही नहीं है रियली में, है ना। इसको 0 केल्विन है, वो नेचर में होता ही नहीं है, ठीक है। आप कार्नोट साइकिल पढ़ोगे, यदि 0 केल्विन एग्जिस्ट कर जाएगा ना, तो एक कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आप देखोगे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में एक कार्नोट साइकिल आता है, ठीक है। मतलब 0 केल्विन कुछ होता ही नहीं है, 0 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब कैसे होता है 0 केल्विन, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना आपको, 8a/27 RB। बताओ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेज होती है क्या? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं होती ना, है ना। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में हमने अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं होती, तो ए कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ पे? 0 केल्विन होता है, ठीक है। मतलब एक आइडियल गैस को आप कभी भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक आइडियल गैस को आप कभी भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो जो मॉलिक्यूल मान लो आप पास लाने की कोशिश करोगे, फिर भी कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, तो वो कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, है ना। मतलब एक आइडियल गैस का कोई क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। मतलब 0 केल्विन है, वैसे पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बतानी थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी है, हाँ तो बी होगा तो बी से क्या प्रभाव पड़ेगा? बी तो होता ही है ना, साइज तो होगी ना, आइडियल गैस मॉलिक्यूल की तो साइज तो होगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है। हमें ए 0 हो जाएगा तो अपने आप क्वांटिटी 0 हो जाएगी। देखो कोलिजन थ्योरी है, देखो इस कोलिजन थ्योरी में क्या है, मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे है ना, जो हायर क्लासेज होती है, ठीक है, वहां पे हम डील करते हैं। मतलब गैस स्टेट है ना, अभी आपने जो पढ़ा है इससे भी कहीं आगे होता है, ठीक है। काफी थ्योरम है, आगे आप पढ़ते रहते हो, ठीक है ना। यदि हायर क्लासेज में अभी गैस स्टेट यदि पढ़ने का मौका मिलता है तो वहाँ पे इससे भी कई चीजें ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये कोलिजन थ्योरी आगे ही आती है बहुत ज्यादा, हमारी कोई ज्यादा काम की नहीं है ये, बट कुछ चीजें हैं जो इनमें से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीजें मैं आपको बताने यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, जो केटीजी का जो एजम्पशन है, ठीक है, केटीजी का जो
हम जो कंसेप्ट मानते हैं वो क्या मानते हैं, केटीजी ये बोलती है कि बाइमोलिकुलर कोलिजन होती है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो केटीजी कंसिडर ओनली बाइमोलिकुलर परपेंडिकुलर कोलिजन। परपेंडिकुलर मैंने आपको पहले बताया नहीं था, अभी बताने जा रहा हूं, परपेंडिकुलर कोलिजन, ठीक है। यहाँ इस चीज का यूज होगा। तो केटीजी ये बोलती है कि जो कोलिजन्स होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम बड़ी एक चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, मतलब डिफाइन क्या, उसको ये आपको समझाना चाहता हूँ मैं, कोलिजन डायमीटर के बारे में, ठीक है। कोलिजन डायमीटर, जिसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। तो भाई सिग्मा क्या होता है, अब देखो जो बताने जा रहा हूँ ना, वो एक्चुअली में वैसे तो किसी ने वैसे तो देखा नहीं है ना, ऐसे तो सिलेंडर की अंदर घुस के को किसने देखा था कि गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा। तो वो एक तरह ना कुल मिला के थोड़ा एजम्पशन है, थोड़े एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कुल मिला के एक थ्योरी है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम। और इस थ्योरी में मैं जो सिलेंडर बनाऊंगा वो एक इमेजिनरी बनाऊंगा, ठीक है, इमेजिनरी है, वो एक चीज बनाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मैं गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके द्वारा बीच में सिलेंडर बनाऊंगा जो एक इमेजिनरी है, ठीक है। वो आपको समझना मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे गैस का, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल है गैस का, इसका सेंटर ही है। तो हो सकता है इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करे, हो सकता है इसके नीचे कोलाइड करे, ठीक है। तो मान लो ऊपर एक मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, डैश डैश से दिखा रहा हूँ, मान लो इमेजिनरी है, और नीचे भी ऐसा ही ले रहा हूँ, है ना। वैसे तीन कोलिजन नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखो तीन एक साथ कोलाइड नहीं कर रहे, या इससे कर सकता है या इससे कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेंटर देख रहा हूँ, यहाँ से ये सेंटर देखो, इसका सेंटर देख लो, ठीक है। इनके सेंटर को ऐसे मिला दो आप, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे ना एक आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो, इसको ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेंटर मिडिल वाले का और इसका सेंटर, ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो इसकी जो रेडियस है आर है, स्मॉल आर, और इसकी रेडियस भी क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। इन दोनों रेडियस को, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2r, है ना, ठीक है। उसका एक मैं क्या बना रहा हूँ, एक सिलेंडर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहा हूँ, देखो बिल्कुल एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका आर 2r रेडियस का हो गया, तो ये नीचे से इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये खत्म हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, जो ये डिस्टेंस है ना, दो मॉलिक्यूल की जो इस सेंटर और ये जिस सेंटर की डिस्टेंस है, इसी को कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये आर और ये आर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। सिग्मा इक्वल टू 2r के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज देखनी है, ठीक है। अब एक्चुअली में ये जो मॉलिक्यूल है मिडिल वाला, ये आगे जाएगा ऐसे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। जो कोलिजन है हम स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसने मान लो यहाँ तक जा रहा है आगे तक, तो उसने एल लेंथ कवर की है, मान लो, है ना, ये एल है, ये लेंथ है सिलेंडर की, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी है, वो कुछ है यू, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मैंने एवरेज वेलोसिटी ले ली, यू एवरेज, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे है ना, मैं काफी देखो आपको समझाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये मॉलिक्यूल दिखाया है, ऐसे इसका सेंटर है इस सिलेंडर के बाहर है ऊपर, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया मैंने, जिसका सेंटर है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तीसरा दिखाया मैंने ऐसे, जिसका सेंटर अंदर है, ठीक है। एक नीचे और दिखा दिया मैंने काफी मॉलिक्यूल, सेंटर है वो अंदर है, सेंटर है वो बाहर है, ठीक है। जो भी मैंने आर्बिट्रेटरी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल दिखा दिए, ठीक है। आपको ये बताना है मुझे, देखो जो कोलिजन है वो हम लीनियरली देखेंगे, ठीक है, स्केल
बताओ ये वाला जो मॉलिक्यूल है मिडिल वाला, क्या इससे कोलाइड करेगा? बताओ, इसे हिट करेगा या मिस करेगा? इसको बताओ मुझे। मतलब इसका जो सेंटर है इस मॉलिक्यूल का, वो इस सिलेंडर से बाहर है ना, आप देख सकते हो। क्या इसको कोलाइड करेगा? मिस करेगा। ठीक है, आपको हिट और मिस बताना है। मिस करेगा ना, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो इस सिलेंडर है ना, जो रेड वाला है इससे बाहर है ना। आप देख सकते हो जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर वाला, है ना, इसका जो सेंटर है वो सिलेंडर की जो रेड लाइन है इसके ऊपर है। ठीक है, तो इससे कोलाइड कर रहा है, तो ये वाला क्या करेगा? इसको मिस करेगा, तो उसका सेंटर क्या बाहर है, मिस करेगा। बताओ ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? सेकंड वाला हिट करेगा। इसको क्या करेगा? हिट करेगा, क्योंकि सेंटर क्या है? अंदर है, हिट करेगा। आगे वाला सेंटर अंदर है, नीचे है ना रेड लाइन से, क्या करेगा? हिट करेगा। ठीक है, फिर ये वाला ऊपर है ना, मतलब अंदर ही आ गया, हिट करेगा। ठीक है, ये मिस करेगा इसको। ठीक है, और ये मिस करेगा। बस ये समझने के लिए है ना। तो मतलब क्या है, ये आपका ये पार्टिकल है, ये यहाँ यू एवरेज वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, बोल। सर जो ये पार्टिकल है सर, ये रैंडम पार्टिकल्स हैं? हाँ, रैंडम पार्टिकल है, मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कंसीडर किया है, कुछ नहीं। ओके ना आप ऐसे मत जाओ, मैंने जो इमेजिनरी बनाई है, ये सिलेंडर भी एक इमेजिनरी बनाया है। ठीक है, बस समझाने के लिए बनाया है। मुझे लास्ट में कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, ठीक है, वो निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट में नहीं आएंगे, टेस्ट में नहीं आता, देखो इसमें कुछ नहीं आता ज्यादा। ठीक है, लास्ट लास्ट में कुछ चीजें हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ना। आप अभी इसमें देखो कंफ्यूज हो जाओगे, वो सब ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मुझे कुछ लास्ट में 2-3 पॉइंट समझाने हैं बस। बस मैं वो लास्ट वाले कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज छोड़नी है। अभी आप सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद नहीं करना। बस एक बार देखते जाओ स्टोरी की तरह, भूलते जाओ, कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, एक तरह से एक्स्ट्रा टॉपिक है, कुछ चीजें हैं इसमें। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो लास्ट में आएगी, लास्ट लास्ट में। ठीक है, उसको देखना है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, देखो, द मूविंग मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है इधर से इधर। ठीक है, द मूविंग मॉलिक्यूल will collide with all all those molecules whose whose center lies within the cylinder, within the imaginary cylinder. ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, ये बात हमने आपको समझा दी है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो उन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जिनके सेंटर क्या हो, सिलेंडर के क्या हो, अंदर हो। ठीक है, उनसे कोलाइड करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करने जा रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ थोड़ा बहुत पहले भी, है ना। आप समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना। और कोलिजन है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से डिनोट करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन है, ये वो होती है, देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules number of collisions made by a molecule per unit volume ठीक है, पहले भी बता दी थी मैंने, है ना। मतलब एन बाई भी बताया था ना। मतलब एक मॉलिक्यूल है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन कर रहा है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन कर रहा है, वही क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मतलब जैसे 10 लीटर आपके पास वॉल्यूम है, उसमें एक पार्टिकल है वो 1000 कोलिजन कर रहा है, वो तो 1 लीटर में कितना कर रहा है, वो क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो हम आगे करते हैं कुछ चीजें यहाँ से। वीडियो सही हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बीच बीच में आएगा, मेरी बात सुनते जाओ। देखो, लेट number of molecules colliding
with the moving particle per unit volume मतलब आपका जो मूविंग पार्टिकल था जो जा रहा है ना, उससे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मान लो n मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएगा, n/v हो जाएगा। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो मूविंग पार्टिकल है उससे मान लो n मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ द मूविंग मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उससे कितने कोलाइड हो रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, n/v हो जाएगा, ठीक है। बताओ वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर क्या होगा, कोई बता सकता है? वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, देख लो ध्यान से। रेडियस किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है ना। मतलब डायमीटर, वो कोलिजन डायमीटर है, ठीक है। इसकी रेडियस तो क्या है, 2r के बराबर है ना। ये सिग्मा के बराबर है इसकी जो रेडियस, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l है। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? गलत बता रहे हो, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पता आपको? हाँ, अरे 10th क्लास में पढ़ा था ना। पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, पाई आर स्क्वायर एल होता है, 4 पाई नहीं आता, ठीक है। पाई का पाई, आर कितनी लेंगे हम, सिग्मा लेंगे ना, सिग्मा स्क्वायर एल। ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पाई आर स्क्वायर एल होता है। आर कितनी थी यहाँ पे, सिग्मा के बराबर थी, ठीक है। हाँ, तो सिग्मा को 2r के बराबर में, उसको वैल्यू को नहीं पुट कर रहा है यहाँ पे। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर रेडियस होती है, एच हाइट होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो ये हो किसका वॉल्यूम। बताओ ये जो लेंथ है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो इस पार्टिकल ने इतनी लेंथ कवर की, उसकी वेलोसिटी है u एवरेज, टाइम है t, बताओ लेंथ की किसके बराबर हो जाएगी, बताओ। ये डिस्टेंस है तो उसने कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक रुक गया, मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कैसे निकालूंगा, क्या रिलेशन हो जाएगा। एल है वो किसके बराबर होगी, u इंटू टी के बराबर होगी, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एल किसके बराबर होगी, ठीक है, निकाल सकते हो ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, उसको किससे लिख दूंगा मैं, जो एल है उसको किससे लिख दूंगा, वेलोसिटी कितनी है, u एवरेज इनटू टाइम t से लिख दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। अब बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, हाँ ये कितना, पाई सिग्मा स्क्वायर, एल की जगह क्या रख दूंगा मैं, u एवरेज इनटू टी, ठीक है, ये मैंने रख दिया है, ठीक है। इस टॉपिक को आप ऐसे समझो जैसे मान लो आपको ये ना सर्कस देखने आए हो, ठीक है, हम कर रहे हैं, ऐसे मत समझो कि हाँ ये तो एग्जाम में आ ही रहा है, ठीक है, इसके बिना तो कुछ बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। बस एक समझाने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप एक बार देखो फिर भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लास्ट में कुछ कंक्लूजन आता है, उस चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। अब देखो मैं क्या चीज निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, number of collisions made by the single molecule, अब देखो एक मॉलिक्यूल है वो कितनी नंबर ऑफ कोलिजन करेगा, देखो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन कर रहा था, n/v, है ना। अब बताओ v वॉल्यूम में कितनी करेगा, बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम में वो n/v कर रहा था कोलिजन, ठीक है। अब वो एक मॉलिक्यूल है वो कितनी कोलिजन करेगा, है ना। तो क्या करूंगा मैं, जो इमेजिनरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो ये आपका पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, इसने कितना वॉल्यूम कवर करेगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम में आप कोलिजन जानते हो n/v है, तो v वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी वो, ठीक है, n/v तो पहले थी आपको पता है पर यूनिट वॉल्यूम में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज इनटू t, ठीक है। ये हो जाएगी नंबर ऑफ कोलिजन
पर यूनिट नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, टोटल कोलिजन हो गई, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, n बाई वी, तो v वॉल्यूम में क्या है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, है ना, तो मुझे क्या करना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। जेड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसको हम जेड मान सकते हैं, बट ये पूरा हमारा जेड का फॉर्मूला आया नहीं, इसमें कुछ चीजें हमें क्या करनी है, रीअरेंज करनी है। देखो एक चीज हम भूल रहे हैं, कौन सी चीज, मैंने शुरू में अभी भी बताया था कि परपेंडिकुलर कोलिजन होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर बायोमोलिकुलर कोलिजन होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा फिजिक्स का यूज करेंगे, जैसे ये पार्टिकल आपस में, ठीक है ना, ये इस तरह से परपेंडिकुलर कोलिजन करेंगे, मान लो, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी भी u है, इसकी वेलोसिटी भी u है, ठीक है। अब मान लो एक पार्टिकल रुक गया, एक जा रहा है, बताओ इनकी जो एवरेज अप्रोच होगी वो कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों की वेलोसिटी u है, बट एक टाइम पे एक पार्टिकल रुक रहा है ना, मतलब बाकी तो स्टेशनरी है, जो आपका लीनियरली जो पार्टिकल जा रहा है वो मूव कर रहा है, तो उनकी एवरेज है, वो वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज अप्रोच कितनी होगी दोनों, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से यूं जा रहा है, इधर से यूं जा रहा है, तो एवरेज कितनी होगी, रूट, शाबाश, ठीक है, √2 इंटू यू एवरेज कितनी हो जाएगी, कितनी लेंगे हम, है ना, ये कितनी हो जाएगी, √2 इंटू यू एवरेज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाली चीज कहाँ पे पुट करनी है, इस जगह पुट करनी है, क्यों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कोलिजन वाली टर्म को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है अभी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर कोलिजन को हम कंसिडर करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, आपका ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, देखो n बाई वी पहले से था, इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर √2 म्यू एवरेज इंटू टी, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो कोलिजन होती है वो पर यूनिट टाइम होती है ना, मतलब जैसे आप फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो, ठीक है, तो मैं इस टाइम को क्या लगा दूंगा, इधर ले आऊंगा, मतलब मैं किस में ले आऊंगा, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मॉलिक्यूल अपॉन टाइम, वो क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो टाइम है, इसको हम क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन से, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है n बाई वी, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पाई सिग्मा स्क्वायर √2 म्यू एवरेज इंटू n बाई वी, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जेड का। अब ये रटना नहीं है, सीधी सीधी बात है, मैं अगेन बता रहा हूँ, कोई रटना नहीं है ना, फॉर्मूला आपको याद करना है, बस एक बार देखना, आपको मैंने जो निकाला है बस उस चीज को देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा वैल्यू पुट करके, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज आती है मीन फ्री पाथ, ठीक है, उसी को समझने के लिए हम इसको यूज करेंगे। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, आईआईटी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो मीन फ्री पाथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमें मीन फ्री पाथ को पढ़ना है, फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, जैसे मान लो कोलिजन की बात करें, जैसे ये मॉलिक्यूल है, फिर इस मॉलिक्यूल से कोलाइड किया है ऐसे, ठीक है, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है इधर, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से ऐसे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, फिर वो चौथे से कर रहा है ना, ऐसे करते करते कोलिजन हो रही है ना, इस तरह से कोलिजन हो रही है ना। तो मतलब जो भी है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, मतलब इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, मान लो ये d1 डिस्टेंस ने ट्रेवल की है, ये d2 की है यहाँ पे, ये d3 की है, ये d4 की है, ठीक है। तो जो आपका मीन फ्री पाथ है उसका डेफिनेशन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है
एक मॉलिक्यूल के द्वारा, है ना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में होती है मीन फ्री पाथ। ठीक है, लिखना है तो यहाँ पे लिखा देता हूँ, देखो आप समझ सकते हो। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive कोलिजन्स। ठीक है, मतलब आपका पार्टिकल है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, फिर कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसने मान लो ये d1 डिस्टेंस, ये d2, ये d3, ये d4 है ना, ये d4 तक डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है। ठीक है, ये d4 होगी यहाँ तक। ठीक है, तो इसका जो मीन फ्री पाथ है ना, वो कैसे लिखेंगे हम? वो डी एवरेज लिखेंगे। ठीक है, डी एवरेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय कर दो 4। ठीक है, बस मीन ले लो, होता है इसका मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब हम लेमडा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, तो लेमडा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल इन द टाइम टी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ कोलिजन। देखो अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसकी वेलोसिटी u है तो वो करेगा u एवरेज इनटू t। ठीक है, ये तो हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल टाइम t में। और हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला अभी भी हमने निकाला, वो कितना निकाला था? पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू n बाई वी, है ना। और वेलोसिटी वाली टर्म क्या थी वो वहां पे? √2 म्यू एवरेज इनटू टी। मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, है ना, टाइम को उधर मैंने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ कोलिजन चाहिए, तो नंबर ऑफ कोलिजन तो यही थी वी वॉल्यूम में। ठीक है ना, तो इससे मैं क्या कर दूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? टी कैंसिल हो जाएगा, यू एवरेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारा लेमडा का क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा का? तो देख लो आप, तो यहाँ पे जो आपका लेमडा है वो किसके बराबर आ जाएगा? इसको आप रीअरेंज करोगे तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n बाई वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें अपना स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बनाना है। हाँ जी बोलो। आपने कहा एक्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन चाहिए, हाँ, तो सर आपने हाँ। टोटल डिस्टेंस क्यों लिया सर? टोटल डिस्टेंस तो कवर ही करेगा ना। जैसे मान लो आपका पार्टिकल है, किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने से पहले यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर मतलब जितने भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ही तो कोलिजन होगी ना। ठीक है, वो भी हमें लेना सर, जो पहले उसने ट्रैवल किया तो बाद में दिया सर, वो दोनों लेंगे हम। मतलब मेरी आवाज नहीं है, दोबारा बोलना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसने डिस्टेंस पहले कवर किया फर्स्ट क्लीन करने के लिए और सेकंड क्लीन करने के लिए, वो दोनों डिस्टेंस हम यूज करेंगे। हाँ हाँ, दोनों लेंगे। जो दो सक्सेसिव कोलिजन है ना, उनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, दोनों डिस्टेंस की बात करेंगे। ओके सर। तो वो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, लास्ट में ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू n बाई वी। यूज करो पीवी टू। ठीक है, तो n को क्या लिख सकते हैं हम? n/n लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंटू RT, इसको कैसे लिख दिया? अब देखो यहाँ पे P इक्वल टू, है ना, यहाँ से प्रेशर निकालो, वो किसके बराबर हो जाएगा? ये इस n है, ठीक है, इसके डिवाइड में v ले आऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाई वी, है ना, इनटू r के डिवाइड में मैं क्या लिख दूंगा? n ही लिख दूंगा। ठीक है, एवोगेड्रो नंबर, है ना, इनटू t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? n बाई वी। बताओ r/n क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है ना, पढ़ाया था ना, इनटू kT। ठीक है, तो यहाँ पे n बाई वी वाली जगह क्या लिख देंगे हम? P/kT। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस n बाई वी की जगह क्या लिखना है?
P अपॉन KT लिखना है, बस रिप्लेस कर दो। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन KT ऊपर चला जाएगा ना, P अपॉन KT लिखूंगा तो P नीचे रहेगा, KT ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप जैसे ही रखोगे तो इसको ऐसे बन जाएगी KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू P। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला है, याद होता तो बढ़िया है, बस यही याद रखना है ना। ये याद होता तो बढ़िया, ये याद नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि आपको ये भी याद नहीं होता तो आप यहाँ पे एक चीज याद कर लेना। बताओ कि आपका कांस्टेंट रहेगा, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर है, वो डायमीटर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या चीज है यहाँ पे T और P। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ है लेमडा होता है वो टेम्परेचर के तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर की होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस यही चीज याद रखनी है और कुछ नहीं, है ना। बस आपको जो पूरा डेरिवेशन है उसमें बस ये चीज आपको समझाने के लिए ना मैंने पूरा ये इतनी माथा भच्ची की है। ठीक है, बाकी पिछली वाली चीज आपके कोई काम की नहीं है, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आपको यही याद नहीं होती तो चलो मैं और इसको आसान कर देता हूँ, कैसे देखो। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब मुझे आप बताना, बस इतनी सी चीज आपको याद होनी चाहिए, बताना। देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर मेरा कांस्टेंट हो गया मान लो, मैंने मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर भी दिया। ठीक है, तो बताओ जो लेमडा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया मैंने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, तो आपका लेमडा है वो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। अब चलो अब की वाली चीज बताना, यदि मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट कर लिया, बताओ लेमडा किस पे डिपेंड करेगा, बस ये बताना है मुझे। आप क्या बता सकते हो, मतलब लेमडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T अपॉन P, है ना। यदि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, तो लेमडा है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताओ यदि मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया तो लेमडा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लेमडा किस पे डिपेंड करेगा, बता सकते हो यहाँ पे। एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया बिल्कुल, ठीक है, चंद्रशेखर, बिल्कुल चंद्रशेखर ने आंसर बिल्कुल सही दिया, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम यदि आपका कांस्टेंट है तो लेमडा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, कैसे, देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है अपना टी बाई पी वाली टाइम है ना, तो मैं वी इक्वल टू लिख दूंगा क्या, एन आर तो नीचे ले आऊंगा और ये हो जाएगा टी बाई पी, है ना, मतलब टी बाई पी आ रही है ना इस टाइम में, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। ठीक है, अब देखो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है और ना मैंने गैस बाहर निकाली है ना अंदर डाली है, बताओ यदि ये वाली चीज कांस्टेंट है तो बताओ टी बाई पी कांस्टेंट नहीं होगा। यदि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, ये मोल कांस्टेंट है, ये बताओ टी बाई पी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो गैस का जो मीन फ्री पाथ होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में। चलो आपको ये भी कुछ नहीं पता, यू डोंट नो, अब तक है ना आपने जो भी पढ़ा है कुछ भी नहीं पता आपको। ठीक है, तो चलो हम जुगाड़ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, जुगाड़ से भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको कैसे इस चीज को देखना है। अब मुझे बताओ आप, ठीक है, जैसे आपके पास सिलेंडर है ना, वही सिलेंडर मान रहा हूं मैं, उसमें गैस के पार्टिकल है ये, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं याद रहता तो भी मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कैसे। देखो बताओ यदि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, है ना, मतलब वॉल्यूम है उतना ही है सिलेंडर का, ठीक है, आपका जो दिख रहा है ना, यदि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो बताओ अब गैस के पार्टिकल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो गैस के जो पार्टिकल है ना, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, मतलब पार्टिकल पास आएंगे या दूर जाएंगे, मतलब प्रेशर को मैंने बढ़ाया तो मान लो प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया तो पार्टिकल क्या आएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को मान लो मैंने बढ़ा दिया, पार्टिकल क्या आएंगे, पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आएंगे ना, पार्टिकल क्या आएंगे, पास आएंगे ना, क्लोज आएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल क्या होंगे, पास आएंगे, और प्रेशर को डिक्रीज करने से पार्टिकल क्या आएंगे, दूर दूर जाएंगे, है ना। तो सीधा सीधा समझ रहा है ना, मीन फ्री पाथ है, यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो और प्रेशर को बढ़ाते हो तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो फिर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना कि आपका जो मीन फ्री पाथ हो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर कांस्टेंट पे। ठीक है, दूसरी चीज
यदि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अपना P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है, तो यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल क्या आएंगे, दूर दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनके बीच का जो मीन फ्री पाथ है लैम्बडा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने पे आपका जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यदि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही, मतलब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, मान लो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, जान दो, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से देख लेते हैं। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना, सीधी सीधी बात है। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। तो पी बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, यही तो मीन फ्री पाथ में आ रहा था, ठीक है। पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट या टी बाई पी इक्वल टू कांस्टेंट, एक ही बात है ना, लेमड़ा किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टी बाई पी के। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा तो आपका मीन फ्री पाथ है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको इसमें समझनी है कि मीन फ्री पाथ होता क्या है, और मीन फ्री पाथ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको एक बार दोबारा मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है इसमें से, ठीक है। जो मेडिकल वाले हैं या भी नॉन मेडिकल वाले, आपको यही चीज याद करनी, देखो लेमड़ा होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी बाई पी के, बस ये चीज है ना आपको पता होनी चाहिए। बाकी है ना, ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले है इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा गया है यहाँ तक भी पूछा गया है, और यही हमारे जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चीज है इसमें कोई क्वेश्चन आपको ना बनता है, इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आप नहीं याद कर सकते, ठीक है। बड़े बड़े पीछे वाले जो निकाला है मैंने डेरिवेशन है ना, उसमें काफी चीजें हैं, ठीक है, वो याद हो ना हो, ठीक है, सबकी बस की बात नहीं है, बट ये वाली चीज आपको, है ना, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो टी बाई पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपका मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कोलिजन थ्योरी के बारे में थी, है ना। अब हमारा चैप्टर है गैसियस स्टेट है, वो कंप्लीट हो चुका है पूरा, है ना। हम पूरे लेवल, जितना भी लेवल है, जो जेई एडवांस मानो या आप, ठीक है, जेई मेन मानो, हमने सब कुछ सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी चीज है वो स्किप नहीं की है, मतलब आपने मोर देन एनफ किया है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन एनफ किया है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि लिक्विड स्टेट के बारे में, मतलब लिक्विड स्टेट में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो लिक्विड स्टेट वाले का देखो मैं बताता हूँ तरीका, देखो ध्यान से। लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के एक पेज दे रखे या दो पेज दे रखे, एक स्टूडेंट ने पूछा है क्या सर, जब वी इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। देख पीवी इक्वल टू एनआरटी से देख ले, V अपॉन एनआर इक्वल टू पी बाई टी, ठीक है। मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट माना है ना, तो गैस के मोल तो कांस्टेंट रहेंगे अंदर, क्वांटिटी आर कांस्टेंट है ही है, तो पी बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। मतलब पी बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब ये कांस्टेंट रहेगा पी बाई टी, तो लेमडा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। टी बाई पी या एक ही बात है, देखो इसको आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतनी तो आप जानते हो ना। यदि पी बाई टी कांस्टेंट है तो बताओ टी बाई पी भी कांस्टेंट रहेगा ना, एक ही तो बात है। वो कांस्टेंट उल्टा आ जाएगा और क्या, इसे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे वन बाई के आ जाएगा, वन बाई के भी तो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, और क्या। मतलब मैं पी बाई टी कांस्टेंट करूँ या टी बाई पी कांस्टेंट करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना इस चीज से, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो मीन फ्री पाथ है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। एक होता है सरफेस टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज भी मैं थोड़ी बहुत करा देता हूँ आपको, ठीक है। एक दो चीजें लिक्विड स्टेट है थोड़ी बहुत मैं करवा देता हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में। देखो एक तो फिजिक्स में आप कौन कौन सी चीज पढ़ोगे बता देता हूँ। विस्कोसिटी है फिजिक्स में आएगी पूरी अच्छे से, आपका चैप्टर है पूरा, ठीक है, इसी +1 में है ना, वहां पे ये चीज पढ़ाई जाती है ना, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती,
प्लस वन में सिर्फ गैसियस स्टेट ही पढ़ाया जाता है, प्लस टू में आपको लिक्विड स्टेट पढ़ाया जाएगा, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर है, आगे हम उसके साथ डील करेंगे, ठीक है ना। ये जो चीज है ये आपको फिजिक्स में पढ़ लोगे आप, इसको सिटी वगैरह, ठीक है, इसके फॉर्मूला वगैरह, मतलब मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक फॉर्मूला से ही बताऊंगा, फिजिक्स में आपको अच्छे से डील करोगे इस चीज के साथ, है ना, न्यूमेरिकल्स भी करोगे, है ना। सरफेस टेंशन भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट आपको बता देता हूँ सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन होता क्या है, नाम से पता है कि सरफेस के ऊपर टेंशन लगता है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। कैसे लगता है देखो टेंशन, जैसे मान लो एक बीकर में ये वाटर भरा हुआ है बीकर में, ठीक है, बताओ। अब एक तो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सरफेस के ऊपर है, एक अंदर बल्क में, बल्क का मतलब बीच में है या कहीं नीचे है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे आप बताओ, जो बीच में है मतलब मिडिल में है, जो बल्क में है ना, बल्क में जो मॉलिक्यूल है ना, बताओ इसके इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इस साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल है, इस साइड में भी है, इस साइड में है, बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा, जो मिडिल में मॉलिक्यूल रहेगा वाटर का, उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, बता सकते हो? जीरो रहेगा ना, मतलब चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से वो घिरा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब बताओ जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है, देखो जो सरफेस के ऊपर है, ध्यान से देखो, इसके इधर वाटर मॉलिक्यूल है, इधर इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो भी बनाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, है ना, या इधर लगा देगा, जो भी लगा देगा, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, बताओ? क्या यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है ऊपर, उसके ऊपर नहीं है ना, बताओ। अब इसमें नेट फोर्स किधर होगा, बताओ, नेट फोर्स किधर जा रहा होगा, इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनका नेट फोर्स डाउन जा रहा होगा ना, तो सरफेस है ना, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनका नेट फोर्स है वो नीचे चलता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई पार्टिकल होता नहीं, तो मतलब टेंशन क्रिएट हो जाता है, बेचारे टेंशन के मारे क्या हो जाते हैं, अंदर की जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अंदर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस के ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन का मतलब फिजिक्स में आप फोर्स पढ़ते हो, ठीक है, एक तरह से टेंशन भी क्या होता है, फोर्स होता है, चीज को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये एल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, ठीक है, यूनिट लेंथ पे जो यूनिट फोर्स लगता है वही क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की होगी मीटर, ये इसके ऐसा यूनिट होती है, यूनिट लेंथ पे जो यूनिट फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन होता है। बताओ ये सरफेस टेंशन किस चीज पे डिपेंड करता है, आप ही बताओगे मुझे, ठीक है, आपको मैंने ना केमिकल बॉन्डिंग वगैरह ये सारी चीजें पढ़ा दी है, बताओ यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो बताओ सरफेस टेंशन क्या होगा, हाँ सरफेस टेंशन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बताओ टेम्परेचर बढ़ा दूंगा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ कम हो जाएगा ना, मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, मतलब देखो सीधी सीधी बात है, जैसे सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है ना, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसके इस साइड में, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये नीचे चौथा मॉलिक्यूल है, ये पांचवा मॉलिक्यूल है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, ये वाला नीचे वाला ही भाग जाएगा, ठीक है, तो उस पर इतना इनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा, है ना, मतलब जो नीचे वाले पार्टिकल है इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए थी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो एक तो ये टेम्परेचर के साथ हुई, दूसरी चीज बताओ, यदि मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ा दूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स को बढ़ा दूं पार्टिकल्स के विषय, तो बताओ सरफेस टेंशन क्या होगा, टेल मी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना, अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेंगे और क्या, तब सरफेस टेंशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो, कैसे, बिल्कुल, एक आपके पास वाटर है ना, और आपके पास एक दूसरा सब्सटेंस मान लेते हैं, जैसे एल्कोहल मान लो, या मैं कोई और आज लो मिथेनॉल मान लेता हूँ, बताओ सरफेस टेंशन वाटर में ज्यादा होगी या मिथेनॉल में ज्यादा होगी, किस चीज पे डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा, बताओ वाटर में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है मिथेनॉल में, बताओ, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मिथेनॉल में भी है, बताओ दोनों में किस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा बनते हैं, किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, बताओ, वाटर में है ना, सॉरी, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये आपका वाटर में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब जिसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसमें सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसी चीज पे डिपेंड करता है।
ये सरफेस टेंशन के बारे में है ना। चलो इसके बारे में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, छोटी छोटी चीज। देखो एक बीकर होता है ना, इसमें आपने पानी भरा हुआ है आपका, ठीक है। आप इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दो। कैपिलरी ट्यूब आपने देखी होगी ना। मतलब कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ अराइज होता है, ऊपर की तरफ पानी जाता है। क्यों जाता है बताओ, किस चीज के कारण होता है? नीचे से ऊपर की तरफ पानी जाता है ना कैपिलरी ट्यूब में, हाँ बीकर में रख दो तो किस चीज के कारण जाता है मुझे बताओ, कौन सी चीज के कारण जाता है? एक बीकर, वो सरफेस टेंशन के कारण जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि है ना सरफेस के पार्टिकल है वो नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर पानी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस यही सरफेस टेंशन की एग्जांपल है। प्रेशर डिफरेंस इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि गैसेज में ही हम प्रेशर डिफरेंस को कंसीडर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड में हम प्रेशर डिफरेंस को कंसीडर नहीं करते। नॉट सिग्निफिकेंट होता है प्रेशर डिफरेंस। हाँ वैसे हाँ इसके बारे में बोल रहा है क्या, प्रेशर डिफरेंस? हाँ बिल्कुल सही है जितेंद्र, हाँ तेरी बात सही है बिल्कुल। तो देखो ये आपका था एज ए गैस स्टेट चैप्टर था, है ना। इसमें विस्कोसिटी वगैरह ना आप फिजिक्स में पढ़ी लोगे, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला, है ना। वैसे भी एक फॉर्मूला ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो आपके चैप्टर में आ जाएगा, विस्कोसिटी की क्या यूनिट होती है ना, डिटेल में पढ़ोगे आप, है ना। और बाकी चीजें हैं हम जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आप जानते ही हो, और आप +2 में मैं आपको पढ़ा दूंगा सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। तो अपना गैसेस चैप्टर है वो पूरा आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। मतलब सारी चीजें हमने डील कर ली है, एक चीज के साथ पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है। कोलिजन थ्योरी में आपको क्या याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया था। लास्ट में जो एक दो चीजें थी वो आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी की माता पच्ची आपको समझ में आती तो ठीक है, वरना आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा हो सकता है जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में से आपको मिलेगा कोई क्वेश्चन, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता ना नीट में ना जेई मेन में, ठीक है। तो वो उसी का टॉपिक था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ टॉपिक थे जो जेई एडवांस से रिलेटेड, जैसे वेरिएबल इक्वेशन थी, है ना, कल पढ़ाई थी, है ना। ये कोलिजन थ्योरी वाला हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें ना वहां पे ज्यादा काम की होती है ना। तो उनके साथ आप वैसे ही डील करें, ठीक है। और आप जहां से भी क्वेश्चन करें, ठीक है, जो भी आपको नोट्स दिए हैं उन नोट्स में से आप फॉर्मूलाज देखें, है ना, और उनको वहां से अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। बाकी जैसे मोल कंसेप्ट आपका थोड़ा बहुत वीक है तो कई बार प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन में, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम इनऑर्गेनिक चैप्टर दोबारा से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल चैप्टर होगा अपना एस ब्लॉक, ठीक है। तो पहले मैं आउटलाइन आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका आप ध्यान दिलो इधर, ठीक है। मेडिकल एज वेल एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट। एस ब्लॉक चैप्टर नाम से पता है, एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट होते हैं, है ना, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में आते हैं, तो एस ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। इसमें दो मेटल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक अल्कली, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, डिटेल में, ठीक है। उनकी डिटेल में जो प्रॉपर्टी है सारी पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखो मेडिकल के स्टूडेंट क्या करें और नॉन मेडिकल के क्या करें। मेडिकल के लिए एनसीईआरटी मोर देन कंपलसरी है, ठीक है। जो भी मैं बोलो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पढ़नी है, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, ठीक है। एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है, बस एनसीईआरटी करनी है आप, है ना। और कोई बुक बुक है ना इधर उधर की नहीं उठानी है, ठीक है। और गुरमेर सिंह सवाल विरियल इक्वेशन हमें क्या बताती है, कल बताया था ना मैंने, कल क्या बताया था, बॉइल्ड टेम्परेचर के बारे में बताती है। बॉइल्ड टेम्परेचर पढ़ाया था ना मैंने, टीबी इक्वल टू, ठीक है, A/RB वाला, ठीक है। वो विरियल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कल एक डेरिवेशन भी किया था ना, बिना विरियल इक्वेशन के वो आता ही नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़े एस ब्लॉक की, है ना, ठीक है। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी तो आपको करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो मैं नोट्स लिखाता हूँ ना उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। आप उन रिएक्शंस को ध्यान रखें, वो रिएक्शन आगे हर चैप्टर में आगे रिपीट हो जाती है, ठीक है। +2 में कभी बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो वो उनका एक साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में रिएक्शन आई फिर वो कई दूसरे चैप्टर में आती है, फिर ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी नहीं होती, एक्चुअली में लिमिटेड रिएक्शन होती है। आप उन रिएक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और
कल हम ये चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। कुछ पूछना तो बोल दो। ठीक है, तो मैं फिनिश कर रहा हूँ।